नमस्कार दोस्तों। अभी तक वैदिक के इस टॉपिक में हम लोग सोसाइटी पॉलिटी कवर कर चुके हैं। आज हम अर्ली वैदिक के इकॉनमी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है कि ऋग वैदिक रिपीटेडली एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ कैटल वेल्थ, जिसको हम गो भी कहते थे। अर्ली ऋग वैदिक में लोग पशुपालन करते थे क्योंकि जो उनकी इकॉनमी थी वो सेमी पेस्टोरल थी और वो ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करते थे जो उनके किसी काम आता था। अपने जानवरों के लिए वो खास करके ऐसी जगहों पे रहते थे वहाँ पे अच्छी घास मिल जाए उनके जानवरों के लिए, ऐसी जगह पे वो सरवाइव करते थे, अपने घरों को बनाते थे। अब वो जानवरों में भी जो भी वो जानवर जो डोमेस्टिकेट वो करते थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट गाय थी। गाय का ज़्यादा डोमेस्टिकेशन होता था। फिर दूसरा था जो उनके लिए ज़्यादा मायने रखता था वो था घोड़ा, हॉर्स। जानवरों में भी काऊ को इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट दिया जाता था क्योंकि वो दूध भी देती थी, जिससे वो घी, दही, मक्खन वगैरह 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 वो जो उस समय के उनके प्रोमिनेंट फूड थे जो कंज्यूम किए जाते थे इसकी वजह से। और आप ये भी देखेंगे कि वो ज़्यादातर जानवरों की तो बलि वो दे सकते थे, पर गाय की वो बलि नहीं देते थे क्योंकि वो उनकी पूजा करते थे। तो बेसिकली यहाँ जो कैटल वेल्थ है इसका मतलब सिर्फ हम गाय पे ही जोर नहीं देंगे। कैटल में आप लगभग सारे जानवरों को ले सकते हैं जो भी उनके किसी काम आ जाए। घोड़ा हो गया, गाय हो गया और सारे भी जानवर जो भी होते थे जो पालतू होते थे। फिर उसके बाद हम इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हम गाय को रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डोमेस्टिकेशन के लिए जो कैटल था उनके वो काऊ था। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, पर्सन रिच इन कैटल गो इज कंसिडर्ड वेल्दी एंड फिट टू बी मेंबर ऑफ द सभा। अब देखिए, जिसके पास मतलब सोसाइटी में कुछ इस तरह से मतलब क्लासिफिकेशन था वो ऐसा कुछ था कि जिनके पास जितना ज़्यादा कैटल होगा वो उतना ज़्यादा सोसाइटी में अमीर माना जाता था और वो फिर बाद में मतलब सभा में बैठने के लिए एलिजिबल होता था, सभा का मेंबर बनने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट होता है, एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस्ड बट इट वॉज सेकेंडरी टू कैटल कीपिंग एंड इन ऋग्वैदिक इकॉनमी। हमें कुछ मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी होती हैं बट ये सेकेंडरी था, ये सेकेंडरी इनकी इकॉनमी थी। प्राइमरी इकॉनमी इनका जो था वो पशुपालन है, एनिमल डोमेस्टिकेशन ही था, उस पर ज़्यादा जोर ये देते थे। अब ये भी आप देख सकते हैं कि इसलिए भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी ये इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे क्योंकि एरिया तो फर्टाइल सप्त सिंधु का, बट जो कहते हैं ना खेती करने के लिए जैसे हल की ज़रूरत उन्हें होती थी, जो प्लॉ की ज़रूरत होती है वो बेसिकली किसी अदर एलिमेंट्स के होते थे जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से खेत को कल्टीवेट करने में, जोतने में उतना काम नहीं आता था जितना आयरन हो। जब आयरन का यूज़ हमें होते हुए दिखेगा महाजनपद पीरियड में, तब आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करने लगेगा इकॉनमी के मामले में, इकॉनमी डेवलपमेंट में। अभी यहाँ पे जो अर्ली ऋग्वैदिक सोसाइटी है वो पेस्टोरल इकॉनमी पे टिकी हुई है। फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है, ऋग्वेदा न्यू द चीड ऑफ द क्लैन एज, सॉरी यहाँ पे चीड नहीं, यहाँ पे चीफ होगा। ऋग्वेदा नो द चीफ ऑफ द क्लैन एज विस्पति। जो क्लैन का जो चीफ होता था उसे विस्पति कहते थे, एज गोपति, लॉर्ड ऑफ द कैटल, उसे गोपति भी कहते थे क्योंकि क्लैन का वो चीफ होता था, मुखिया होता था। और उस क्लैन में सबसे ज़्यादा जो गाय मतलब जो कैटल होता था सबसे ज़्यादा उसी के पास होता था, इसलिए वो मुखिया भी होता था क्योंकि वो पावरफुल भी था और वो काफ़ी वेल्दी भी था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वॉर वॉज टर्म्ड एज गविष्ठी डिज़ायर फॉर कैटल और गो। अब देखिए, क्योंकि इनकी एक पेस्टोरल इकॉनमी थी, एनिमल डोमेस्टिकेशन पे ज़्यादा इनका ध्यान था, तो जब भी ये वॉर करते थे, मतलब जानवरों की जब पालतू जानवरों की जब कमी पड़ जाती थी तो ये वॉर के लिए चले जाते थे। और वहाँ से जब ये किसी को हराते थे तो वहाँ से स्लेव पकड़ के ले आना और ज़्यादातर अमाउंट में वहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल जिसको पाल सकें उनको वो पकड़ के लाते थे। मैनी ऑफ विच कैप्चर्ड एज बूटीज ड्यूरिंग द वॉर। तो जितने भी जब ये वॉर जीतते थे तो
ये खास करके वहाँ से कैटल को पकड़ के लाते थे। फिर लास्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक पीपल वॉज नॉट इंटायरली नोमैडिक बट सेमी पेस्टोरलिज्म। हम इंटायरली मतलब जो ऋग्वैदिक अर्ली ऋग्वैदिक इकॉनमी है वो इंटायरली नोमैडिक तो थी ही नहीं। नोमैडिक मतलब कि वो किसी एक जगह पे वो टिकते नहीं है, वो खाने की तलाश में इधर से उधर वो सिर्फ मतलब भटकते रहते हैं। नोमैडिक का मतलब तो ये हो जाता है। बट इट वॉज सेमी पेस्टोरलिज्म। सेमी पेस्टोरलिज्म में क्या होता है, आपके पास जानवर हैं, आपने एनिमल डोमेस्टिकेट किया हुआ है, आप पैस्चर लैंड के खोज में जाते हैं कहीं पे कि जानवरों के लिए आपके जानवरों के लिए घास मिल जाए। और जब वो लैंड मिल जाता था, जानवरों के लिए अच्छा खासे खाने मिल जाते थे, फिर वो वापस अपने घर पे आ जाते थे, अपने परमानेंट रेसिडेंस पे जहाँ पे वो रहते थे। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि काऊ वॉज द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। अब पेस्टोरल इकॉनमी की वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा तो डेवलप था नहीं, तो कुछ मतलब हम यहाँ पे कॉइन का भी डेवलपमेंट नहीं देखेंगे। तो जो एक्सचेंज प्रोसेस था, मतलब अगर इनको किसी भी तरीके का लेन देन करना था तो ये काऊ को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लेते थे कि गाय के बदले कुछ और चीज़ें उनको चाहिए होती थी, तो वो गाय को दे के वो उस चीज़ को ले लिया करते थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेदा हैज़ मेनी रेफरेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ऋग्वेदा में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के भी काफ़ी रेफरेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं। तो जिसमें से पहला है वाप। वाप मतलब होता है टू शो, मतलब कि कल्टीवेशन करना, बीज को बोना। और फिर कृष मतलब होता है तो कल्टीवेट, ऑकर। वाप मतलब होता है वाप मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बीज को बोया जाता था। और कृष मतलब होता है कि कल्टीवेट, मतलब उसको काटना, जोतना, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जिनके लिए मतलब उस समय में जो यूज़ होता था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेनी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स सच एज फल, लंगला एंड सिरा वॉस वर्ड फॉर द प्लो। ये पर्टिकुलर वर्ड्स थे, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स थे अर्ली ऋग्वेदिक एज के। फल हो गए, लंगला हो गया और सिरा हो गया, ये प्लॉ के लिए यूज़ होते थे, विच मस्ट हैव बीन मेड ऑफ वुड। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो प्लॉ, जो हल होता था वो वुड के बने हुए होते थे, मतलब लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो कल्टीवेशन के लिए ताकि वो गहरी खुदाई कर सके खेतों में, तो उसके लिए तो हम मेटल का ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मेटल में भी हम आयरन का यूज़ करेंगे तो जाके जो कल्टीवेशन होता है खेतों की ज़्यादा गहराई में होता है और अच्छे से होता है, तो जो खेती होती है वो और अच्छी होती है। बट यहाँ पे वुडन प्लो था तो उतने अच्छे से कल्टीवेशन नहीं हो पाता था, इसी की वजह से जो इनकी इकॉनमी थी वो सेमी पेस्टोरल थी, एनिमल डोमेस्टिकेशन पे ज़्यादा जोर था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अदर इम्प्लीमेंट्स सच एज हो, खनित्रा, फिर सिकल जिसको दत्तरा श्रेणी भी कहते हैं, एंड एक्सेस जिनको परशु भी कहते हैं और कुलीशा भी कहते हैं, और फाउंड। ये कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर को करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्षेत्र। वर्ड वॉज यूज फॉर कल्टिवेटेड फील्ड, फर्टाइल फील्ड फॉर उर्वरा, और फरो फॉर सीता, ड्रेंच बाय रेन। अब देखिए क्षेत्र जो वर्ड है अर्ली ऋग्वैदिक एज में वो कल्टिवेटेड फील्ड के लिए यूज़ होता था, और जो फर्टाइल फील्ड है उसके लिए उर्वरा शब्द का यूज़ होता था। फर्टाइल फील्ड मतलब जो खेती करने के योग्य हो, उसके लिए उर्वरा शब्द का उपयोग होता था। फिर यहाँ पे दिया है फरो। फरो मतलब होता है कि ऐसे फील्ड जिसमें प्लॉ किया गया हो, जिसमें हल चलाया गया हो, वो जो लाइनिंग नहीं होती है मतलब प्लॉ चलती है तो ऐसे लैंड को सीता कहा जाता था। और ड्रेंच बाय रेन, और जब कल्टीवेशन होता था, मतलब खेती वगैरह की जाती थी, तो बेसिकली मतलब उसकी सिंचाई करने के लिए बारिश के, मतलब बारिश पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे कि बारिश की वजह, जब बारिश होगी तब उसकी सिंचाई होती थी अच्छे तरह से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, वन ऑफ द मेन सीरियल्स वेयर बार्ली, जिसको यवा भी कहते हैं। संस्कृत वर्ड फॉर वीट इज़ गोधुमा। वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ के लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं, संस्कृत वर्ड है जो गोधुमा। और राइस के लिए व्रीहि वर्ड का इस्तेमाल होता था। ये कुछ उस समय के मेन सीरियल्स हैं जो एग्रीकल्चर में
उसको कल्टीवेट किया जाता था, उगाया जाता था। चलिए अर्ली वैदिक एज के क्राफ्ट मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है, देयर इज़ नेग्लिजिबल एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ स्पोक्ड व्हील। हमें एकदम नामात्र का एविडेंस मिला हुआ है स्पोक्ड व्हील का इस्तेमाल होते हुए। मतलब देखना, जैसे कि स्पोक्ड व्हील मतलब होता है ऐसे व्हील्स जो आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, ये कुछ ऐसे जो होते हैं, इसे हम स्पोक्ड व्हील कहते हैं। फिर एक्सेप्ट द सोलिटरी टेराकोटा पीस फ्रॉम बनावली हरियाणा, हमें एक ही पीस मिला हुआ है स्पोक्ड व्हील का एविडेंस जिसे कह सकते हैं, जो कि वो टेराकोटा मतलब टेराकोटा का बना हुआ वो एक आर्टिफैक्ट है, मिट्टी का बना हुआ। टेराकोटा एक तरह की मिट्टी होती है, उसी का बना हुआ एक हमें स्पोक्ड व्हील मिला है जो कि बनावली में है, बनावली से हमें मिला था वो एविडेंस। फिर बाकी दूसरा है, ऋग्वैदिक पीपल वेयर वेल एक्वेंटेड विद लेदर वर्क, जिसको चरममना भी कहते हैं। मतलब जो ऋग्वैदिक पीपल थे वो बहुत ही ज़्यादा माहिर थे लेदर वर्क में। फिर तीसरा है, वीविंग एंड स्पिनिंग वेयर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, ऋग्वैदिक गारमेंट्स हैव बीन मेड ऑफ वूल। वो मतलब लेदर वर्क के साथ साथ वो वीविंग और स्पिनिंग भी करते थे। उनका एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। और ऋग्वैदिक जो गारमेंट्स मतलब जो उनके कपड़े होते थे वो वूल, कॉटन और कुछ स्किन के भी बने हुए होते थे, जानवरों के स्किन का भी वो इस्तेमाल करते थे। फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट है, ऋग्वेदा मेंशनड ऑफ ज्वेलरी फॉर इंस्टेंस। ऋग्वेदा में कुछ ऐसी ज्वेलरी का मेंशन हमें मिला है, जिक्र मिला है, जिसको हम कर्ण शोभा कहते हैं और हिरण्य कर्ण कहते हैं, जिसको ईयरिंग के लिए जो वर्ड है, जो कान में पहनने वाली चीज़ें होती हैं, उसके लिए कर्ण शोभा और हिरण्य कर्ण जैसे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। और न्योचानी एंड कुरीरा ऑर्नामेंट वॉर्न ड्यूरिंग द वेडिंग, मतलब जो शादी के समय पे जो जिन आभूषणों का इस्तेमाल होता था उन्हें न्योचानी और कुरीरा कहा जाता था। विल पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्नामेंट मेकर। आप कुछ इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उस समय में जो इन आभूषणों को बनाता था, हम गोल्ड स्मिथ कह सकते हैं कि उस समय मतलब सोनार भी हुआ करता था जो इन आभूषणों को बनाया करता था। फिर यहाँ लास्ट पॉइंट है, हिरण्य और गोल्ड को हिरण्य कहा जाता था, वॉज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट इन आभूषणों को बनाने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल होता था। आर्टिकल मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर और अदर मेटल वेयर ऑल्सो मेड बाई वर्कर। सिर्फ गोल्ड का ही नहीं, ऐसे भी कुछ आभूषण थे, कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो कि ब्रॉन्ज, कॉपर और अदर मेटल्स के से भी बनाए जाते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक मतलब अर्ली वैदिक एज का ये पॉटरी कल्चर है, जो कि पेंटेड ग्रेवेयर होता है, PGW। जैसे आपसे कभी भी कोई पूछता है कि अर्ली ऋग्वैदिक एज का जो पॉटरी कल्चर था वो क्या था, तो आप पेंटेड ग्रेवेयर बताएंगे। जो पॉटरीज होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी, जिसे पेंटेड ग्रेवेयर कहते थे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने किस किस तरह की पॉटरीज देखी थी कि OCP, जिसको हम ऑकर्ड कलर पॉटरी कहते हैं, ये IVC का पॉटरी कल्चर था। और मेनली ब्लैक ऑन रेडवेयर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ब्लैक कलर की पॉटरी होता है या रेड कलर की पॉटरी होती है, उसके ऊपर एक मतलब ब्लैक कलर का स्ट्रिप लगा दिया जाता था, उसी को कहते हैं ब्लैक ऑन रेडवेयर। फिर पेंटेड ग्रेवेयर भी है, पेंटेड ग्रेवेयर का भी यूज़ हम देखते हैं। खासकर हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये ब्लैक ऑन रेड वेयर और OCP इस पॉटरी कल्चर का इस्तेमाल हम IVC में ज़्यादातर देखते हैं। और PGW का पेंटेड ग्रेवेयर का ये हम वैदिक एज में इसका इस्तेमाल होते हैं सबसे ज़्यादा देखेंगे। तो चलिए हम अर्ली वैदिक एज के क्लॉथिंग और फूड के बारे में जानते हैं कि वो क्या खाते थे और उनके कपड़ों को क्या कहा जाता था। तो जो पहला पॉइंट है, आर्यन
वो वोर ड्रेस मेड ऑफ कॉटन वूल एंड डियर स्किन। वो कॉटन के भी बने हुए कपड़े पहनते थे, वुल के भी बने हुए, और कुछ ऐसे जानवरों के भी मतलब उनके चमड़ों के भी ऐसे कपड़े जो कि जानवरों के चमड़ों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। कुछ ऐसे भी कपड़ों को वो पहनते थे जो कि उन्हें गर्म रखता था। दूसरा है द अटायर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो वो कपड़े पहनते थे वो बेसिकली 3 पार्ट कवर करता था। पहला है एन अंडर गारमेंट कॉल्ड निवी। जो अंडर गारमेंट होता था उसको निवी कहते थे, जो वो अंदर पहनते थे। फिर दूसरा पार्ट है द गारमेंट कॉल्ड वासा। अंडर गारमेंट के ऊपर जो कपड़े वो डालते थे उनको वासा या परिधान कहा जाता था। फिर तीसरा पॉइंट है अ मेंटल नोन एज अधिवसा। अधिवसा क्या होता है कि सर पे पहनने वाली जो पगड़ी होती है बेसिकली उसी को कहते होंगे। तो जो उनके क्लॉथ थे वो 3 पार्ट को कवर करते, 3 पार्ट्स मतलब 3 पार्ट में होते थे। नेवी जैसे कि अंडर गारमेंट्स हो गए, फिर आता है गारमेंट जिसे वसा और परिधान कहते हैं। वो अंडर गारमेंट्स के ऊपर से जो पहने जाते हैं कपड़े उनको वसा और परिधान कहते हैं। फिर मेंटल हुआ करता था जिनको अधिवसा कहते थे, जो कि सर पे पहना जाता था, पगड़ी जैसा ही कुछ होता है। फिर बोथ मैन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का जो इस्तेमाल होता था वो मतलब मैन और वुमेन दोनों ही उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। फिर द चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड वेयर वीट बार्ली मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट लाइक कर्ड घी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब देखिए क्योंकि ये पेस्टोरल इकॉनमी थी, बेसिकली जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल से मिलने वाले फूड्स होते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, उसके बाद ये कर्ड हो गया, घी हो गया, यही कुछ इनके प्रोमिनेंट फूड थे जो ये ज़्यादातर कंज्यूम करते थे। फिर कुछ ये वेजिटेबल्स उगाते थे, कुछ फ्रूट्स थे, और कुछ वीट और बार्ली हो गए जिनका ये कल्टीवेशन करते थे। फिर लास्ट आता है सोम एंड सूरा वेयर द ड्रिंक ऑफ द ऋग्वैदिक पीपल। जो मैंने आपको बताया था, जो सोमा था जिसमें जो कि कुछ सीरियल्स का यूज़ करके जो मिक्स किया जाता था मिल्क में, उसको फिर पीते थे वो। फिर सूरा जो था वो एक इंटॉक्सिकेटेंट ड्रिंक होता था जिसको जो बेसिकली सीरियल्स को फर्मेंटेट करके बनाया जाता है, उसे ही सूरा कहते हैं। ये दोनों ड्रिंक थे जो कि ऋग्वैदिक पीपल कंज्यूम करते थे। और आज की इस वीडियो में हमने अर्ली ऋग्वैदिक एज के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जाना कि तो चलिए क्विक रिवीजन एक छोटा सा करते हैं। वो जैसे कि वो पहला सेमी पेस्टोरल इनकी इकॉनमी है। दूसरा ये कैटल वेल्थ, जिसकी वजह से एक कैटल वेल्थ पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, मतलब जिसके पास जितना कैटल होगा वो उतना ही ज़्यादा अमीर होगा समाज में। फिर तीसरा है कि क्योंकि ये सेमी पेस्टोरल इकॉनमी है तो जो फूड का कंजम्पशन था तो वो भी इसी प्रकार का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि इन्हीं कैटल से रिलेटेड मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जैसे कि हम देखते हैं वीट बार्ली हो गया, और फिर फ्रूट्स हो गए, कुछ इस तरह के फूड का भी कंजम्पशन ये कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो लास्ट है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम देखते हैं वो भी काऊ ही रहता है। क्यों? क्योंकि कोई किसी तरह का भी कॉइन अभी आया नहीं है, इकॉनमी उतनी स्ट्रांग है नहीं, तो जो कॉइन्स का यूज़ अभी होते हुए हम देखते नहीं हैं। तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, आपस में जब लेन देन उन्हें करना होता है तो वो किसी न किसी चीज़ का एक्सचेंज करते हैं, किसी न किसी वस्तु का एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो काऊ हो या किसी और भी तरीके का कोई भी चीज़ हो सकता था, जिससे मतलब हम बार्टर सिस्टम कह सकते हैं इसे कि ये बार्टर सिस्टम ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।